नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मेहमान को मदऊ करे हैं जो सरकारी मुलाजिमतें हासिल करने का जज्बा रखते हैं, तो उन्हीं के लिए रहनुमा भी है और उनकी रहनुमाई भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। खासकर हम बात कर रहे हैं आज रेलवे डिपार्टमेंट में किस तरह के जॉब्स निकलते हैं, कौन इसके लिए अहल होते हैं और क्या उसकी अहलियत की बुनियाद पर तकर्रुरात किए जाते हैं, कौन से वैकेंसीज रहते हैं जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं। तो आज के हमारे मेहमान हैं मोहम्मद उस्मान साहब। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। मैं सबसे पहले जाहिद अली साहब, एडिटर रोज़नामा सियासत, आमिर अली ख़ान साहब, एडिटर रोज़नामा सियासत से मैं उनका बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि आज उन टीवी इनके सियासत टीवी के ज़रिए से मुझे एक मौका मिला है कि मैं अपने ख़यालात, अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं रेलवे में 36 साल काम किया हूँ। आफ्टर वर्किंग फॉर 36 ईयर्स मैं रिटायर हुआ हूँ और इन 36 साल में मैं 6 डिपार्टमेंट्स में काम किया हूँ रेलवे में। और इन 36 साल में मेरा ज़्यादातर कमोबेश 15 साल में टीचिंग लाइन में ही था। जोनल ट्रेनिंग सेंटर मौलाली, सुपरवाइज़र ट्रेनिंग सेंटर लालागुड़ा, यहाँ पे मैं नए इनकम्बेंट्स को, इन सर्विस एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देता था। और इस दौरान मैं स्टेशन मास्टर्स, गार्ड्स जो आज स्टेट ट्रेन मैनेजर बोलते हैं, और लोको पायलट्स, इन सब को मैं ट्रेनिंग देता था। और इस दौरान मैं RRB के एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट किया हूँ। जब ये ऑनलाइन नहीं रहते थे बल्कि ऑफलाइन रहते थे, मैं थोड़ा बहुत तजुर्बा उसका भी रखता हूँ। तो आज इस टीवी प्रोग्राम के ज़रिए से मैं अपने तजुर्बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो देखा नाज़रीन, माहिर हैं आप, ट्रेनिंग भी देते हैं और ख़ासकर जॉब्स के लिए रेलवे डिपार्टमेंट में। तो आज हम बात करेंगे नोटिफिकेशन की बुनियाद पर। नोटिफिकेशन आया है तो कौन उसके लिए एलिजिबल है और कितने उसमें वैकेंसीज रखे गए। तो सर ये बताइए कि जैसे कि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपको तो अच्छा तजुर्बा भी है, तो ये अब जो ताज़ा नोटिफिकेशन आया है तो इसके अगराज़ व मक़ासिद क्या है, कितने कैंडिडेट्स है, कैसे हम अप्लाई करने का मामला है। देखिए, ये इस साल CEN सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस जिसके रिसेंटली जो पब्लिश हुई है नोटिफिकेशन, और उसकी आखिरी तारीख़ है 19 फरवरी 2024। और इसमें कुल 5000 करीब 5700 वैकेंसीज़ हैं। ये वैकेंसीज़ असिस्टेंट लोको पायलट के हैं, ALP जिसे बोलते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। और इस जॉब में जितनी ज़िम्मेदारी है उतनी सहूलतें भी गवर्नमेंट इनको फराहम की है। इसके अलग अलग स्टेजेस पे इनका ये एग्ज़ामिनेशन रहता है, और एग्ज़ामिनेशन के बाद में क्या क्या और इनको इन सर्विस में जो सहूलतें देते हैं, तफसील से इंशाल्लाह मैं आपको सब बताऊंगा इसका। तो हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि सर, जैसे कि जॉब वैकेंसीज हैं हमारे पास अवेलेबल, तो नोटिफिकेशन की बुनियाद पर, तो ये बताइए कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी। देखिए, ये ALP के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है SSC प्लस ITI जी, ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। अब ITI में चंद ट्रेड्स हैं जो आपको नोटिफिकेशन में पूरा इसका डिटेल्स मिल जाते हैं, जैसे फिटर है, इलेक्ट्रिकल का ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है, मैकेनिकल है, ये सारे लोग उसके लिए एलिजिबल हैं जी। अगर और भी अगर बच्चे पढ़े लिखे हैं, जैसे कि डिप्लोमा होल्डर है, वो भी यही ट्रेड्स, यही ब्रांचेस के अगर हैं तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी मिनिमम SSC, इसके बाद ITI या पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा होल्डर्स। अगर इंजीनियर ग्रेजुएट्स भी करना चाहे तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और ये ब्रांचेस, ये आपको सारी तफसील जो है नोटिफिकेशन में मिल जाती है इसके। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करिए कि SSC है, जैसे कि IT की आपने बात की है, तो डिफरेंट टाइप्स के सर्टिफिकेट्स रहते हैं, कोर्स रहते हैं। जब डिप्लोमा की बात कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के जो इंजीनियर्स होते हैं, तो कौन ज़्यादा एलिजिबल है इसके लिए, कौन ट्राई कर सकते हैं। नहीं, देखिए, ये तो एलिजिबिलिटी तो सबको है इसमें। जी हाँ, जी हाँ। अब इसमें सिर्फ मेरिट की बुनियाद पे इनका सिलेक्शन होता है। जी हाँ, सिर्फ मेरिट की बुनियाद पे। मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर है तो वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जो है एग्जाम रखा जाएगा इन लोगों को, और इनका एंट्रेंस, इनका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये अभी ऑनलाइन CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अब इसकी बुनियाद पे जो भी मेरिट पे आएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि इंजीनियर अगर रहे तो इंजीनियर सेलेक्ट होंगे, ITI वाले ड्रॉप होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों के तीनों इसमें एलिजिबल है। अब इसमें जो भी मेरिट पे आएंगे उनको जो है सो एम्पैनल किया जाएगा। तो
तो देखा नाज़रीन कि आपने कि उम्र के एतबार से भी देखा जाए, तालीमी काबिलियत की बुनियाद पे भी देखा जाए तो हर कोई अप्लाई कर सकता है। और अप्लाई करने का तरीका क्या है उस पर हम रोशनी डालेंगे। सर ये बताइए कि अप्लाई का जो तरीका है, क्या मेथड रहेगा, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी? जी हाँ जी, देखिए इसके अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन ही है, इसमें सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है कैंडिडेट्स को। और एक एप्लीकेशन फी कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन सबमिट करना चाहिए, एक से ज्यादा एप्लीकेशन नहीं कर सकते वरना उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा, ये है। और उम्र की हद है 18 साल से 30 साल तक, 18 to 30 इयर्स। इसके बाद एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, जैसे SC है, ST है, OBC है, इन लोगों के लिए वो आपको डिटेल्स में से नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाता। इसी तरह अब जो इन सर्विस कोई एम्प्लॉइज है, जैसे रेलवे में कोई काम कर रहे हैं, वो लोग भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है अभी आपको अप्लाई करने के जो सो आप ये जरिए है। और सिर्फ ऑनलाइन एक ही एक एप्लीकेशन देना चाहिए। और इसकी आखिरी तारीख, जैसे मैं आपको पहले शुरू में बता दिया हूँ कि 19 तारीख आखिरी तारीख है। और इसकी एक फीस है 500 रुपये अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये। ये बहुत गौर से जरा मुलाजा फरमाइए। देखिए 500 या 250 जो भी है तो ये रिफंडेबल है। जो भी ये एग्जाम का फर्स्ट स्टेज CBT 1 है उसको अगर अपीयर हो गए तो आपकी ये फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। जैसे 500 रुपये है उसमें 400 रिफंड हो जाते हैं। 250 रुपये अगर आप पे कर रहे हैं तो उसमें से माइनस बैंक चार्जेस आपको बाकी की फीस रिफंड हो जाती है। और यहाँ पे माइनॉरिटी खास करके मुस्लिम्स के लिए यहाँ पे फीस की रियायत दी गई है 250 रुपये। मुस्लिम्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है ये, आप इतनी फीस बन के जैसे एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। देखा आपने कि मौक़े भी है तो फिर तरीक़ेकार के इख्तियारगात भी के साथ साथ जो है फ़ी रिम्बर्समेंट का भी यहाँ पे बात करें, फ़ी आपको रिफंडेबल वापस भी की जा सकती है। और क्या आपका ये मकसद नहीं है कि आप सरकारी मुलाजिमत हासिल करने के लिए इस तरह के मौक़ों से फ़ायदा न उठाएं? तो सर अब ये बताइए कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं RRB के तहत की, तो ये जो आपने पोस्ट के बारे में बताया था, इसके मुख्तलिफ जो काम होते हैं वो कैसे हुए? देखिए ये रेलवे में कई डिपार्टमेंट्स है। वैसे अगर मैं बता दूं तो रफली आपको 12 डिपार्टमेंट बता सकता हूं मैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, और ये लोको डिपार्टमेंट है। लोको यानी मोस्टली ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है। ये डिपार्टमेंट अपने अपने जिम्मेदारी के हिसाब से उसको डिपार्टमेंट के तहत उसको तकसीम किया गया है। अब जो ALP से असिस्टेंट लोको पायलट, ये लोग या तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक रहता है या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। जैसे कि आप लोग देखे होंगे डीजल इंजन चलते हैं तो उनका मैकेनिकल डिपार्टमेंट से ताल्लुक रहता है, इलेक्ट्रिकल इंजन है वो इलेक्ट्रिकल से ताल्लुक रखते हैं। बहरहाल जो भी हो, ये लोगों की नौकरी, इन लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मोर और लेस सेम रहता है, सिर्फ जो सो वो डीजल से चलते हैं, ये इलेक्ट्रिकल से चलते हैं। और इनके लिए इनिशियल ट्रेनिंग है। इनिशियल ट्रेनिंग के बाद में इन सर्विस भी इनको ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन इनके लिए सहूलतें भी उतनी गवर्नमेंट फराहम करी है। तो सर हम अब अभी एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो ये बताइए कि एग्ज़ाम कितने ज़बानों में रखा जाएगा, क्या उसका तरीक़ाकार रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा उसका? जी हाँ जी, देखिए ये अभी आपको इसको मैं एक मोटे तरीके से बता दूं। CBT 1 है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग स्टेज 1। ये मोर और लेस इसको जो है स्क्रीनिंग टेस्ट बोल सकते हैं। ये स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद में जो भी कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट में रहते उनको CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते और CBT 2 के लिए उनको बुलाया जाता। CBT 2 में A एंड B 2 पार्ट है। वो क्वालिफाई होने के बाद में कैंडिडेट्स को CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाता। अब देखिए ये तीनों स्टेजेस जब क्वालिफाई हो गए, CBT 1, CBT 2 और CBAT, इसके बाद जो नेक्स्ट मरहला रहता है, जो नेक्स्ट स्टेज रहता है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते वक्त जब वो लोग लो अपलोड करे हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो बहुत ही केयरफुल उसको जो सो आप स्कैन करना और वही वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और उसको खास करके जो सो बड़ा सेफ्टी से रखना उसको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको सारे पूरे वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में बताना पड़ेगा जो आप अप्लाई करते वक्त अपलोड करे थे। और ख़ास करके ये चीज़ों का ख्याल रखना, अगर आप लोग कोई सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रोड्यूस करना ये आपकी जिम्मेदारी है।
तो सर हम बात कर रहे थे एग्ज़ाम के पैटर्न के ताल्लुक से, तो ये बताइए, आपने बताया कि CBT 1, 2 और 3 की बात की है, तो उसको ज़रा खुलासा करें, CBT 1 क्या है और उसके बाद वाले 2 क्या है? देखिए CBT 1 जैसे मैं आपको बताया था, ये स्क्रीनिंग टेस्ट जैसा है। ये क्वालिफाई होने के बाद इसमें देखिए मिनिमम मैक्सिमम ऐसा कुछ नहीं है, इसका है मेरिट की बुनियाद पे, जैसा 1:15 जी। जैसा कि अगर 10 वैकेंसी अगर है कोई रेलवे में जी। तो उसमें 150 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। अच्छा। अब ये 150 कैंडिडेट आएंगे, CBT 2 में अपीयर होंगे जी। और उसके बाद में जब CBT भी वो क्वालिफाई कर लिए तो उनको CBAT के लिए बुलाया जाएगा और वहां पे 1:15 1:8 है, सॉरी 1:8 बुलाया जाएगा और वहां पे शॉर्टलिस्ट होने के बाद में उनको जो है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो कैंडिडेट की सिलेक्टेड लिस्ट वो खास वो रेलवे को दे दी जाएगी जहां पे इन्होंने शुरू में वो RRB को अप्लाई किया था, जिस रेलवे में ये ज्वाइन होना चाहते हैं। तो सर ये बताइए कि जब एग्ज़ाम के पैटर्न के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं तो सिलेबस क्या रहेगा, मार्क्स का जो लेवल है वो क्या रहेगा, कितने मार्क्स को क्वालिफाई होंगे, हाईएस्ट मार्क्स क्या रहेंगे, उसी बारे में बताएं। देखिए CBT 1 इसका मैं आपको और खुलासा बताते चलूँ क्योंकि आप खास का इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है कैंडिडेट्स के लिए। CBT 1 इसमें 60 मिनट्स का ये एग्ज़ाम रहता जिसमें 75 क्वेश्चंस रहते और हर क्वेश्चन का एक मार्क रहता है। 60 मिनट्स 75 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क। और इसमें अलग अलग कैटेगरीज के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स का परसेंटेज फिक्स किया गया है, जैसा अनरिजर्व के लिए 40%, SC/ST के लिए 30%, ऐसा फिक्स किया गया। अब इसमें क्वालिफाई होने के बाद में जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसमें से जो भी क्वालिफाई होंगे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को CBT 2 में बुलाएंगे। अब CBT 1 का सिलेबस क्या है मैं आपको उस पर भी ज़रा रोशनी डाल दूँ। मैथ्स है, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ये इसका सिलेबस है, CBT 1 का सिलेबस है। अब इसमें क्वालिफाई होने के बाद कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। अब मैं आपको CBT 2 का भी इसका टाइम ड्यूरेशन वगैरह बताते चलो। CBT 2 का टाइम है 2.5 घंटे, 2 hours and 30 minutes। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 175 और इसमें पार्ट A और पार्ट B 2 रहते और पार्ट A में 90 मिनट्स का है, पार्ट B 60 मिनट्स का। पार्ट ए के क्वेश्चंस रहेंगे 100 और पार्ट बी के क्वेश्चंस रहेंगे 75, यानी 175 क्वेश्चंस रहेंगे। अब इसका भी मैं आपको सिलेबस बताते चलूँ। ये भी इसमें पार्ट ए और पार्ट बी 2 है। पार्ट ए में मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक इंटेलिजेंस, ये सिलेबस है इसका CBT 2 पार्ट ए का। अब ये इस एग्ज़ाम के भाई और एक ये भी बताते चलूँ कि भाई ये एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ और 13 लैंग्वेजेस में भी रखा जा रहा है, जिसमें उर्दू भी एक लैंग्वेज है। अगर जो कैंडिडेट्स उर्दू मीडियम से है और जो उर्दू में लिखना चाहते हैं वो भी इस मौके का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एग्ज़ाम उर्दू में लिख सकते हैं। तो ये CBT 1 और CBT 2 ये 2 ही एग्ज़ाम है जो हर लैंग्वेज में रहेंगे, लेकिन CBAT जो इसके बाद जो होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहेगा वो, और उसका क्वालिफाइंग परसेंटेज 35% है उसका। उसके लिए कोई पास वगैरह महदूद नहीं है, लेकिन वो क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अब इस पे CBT 1, CBT 2, CBAT जो है, इस पे खास करके CBT 2A बहुत अहमियत है, क्योंकि उसी की बुनियाद पे कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। CBT A के जो मार्क्स है वो 70% वेटेज और CBAT के 30%, ये दोनों को मिला के उसका परसेंटेज लेते हैं और जो हाईएस्ट स्कोर करे उनको शॉर्टलिस्ट करके वो मेरिट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। ये है प्रोसीजर इसका। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह एग्ज़ाम लिखा जाता है, एग्ज़ाम के मतलब मराहिल क्या होते हैं, कितने वक्त में कितने सवालात को हल करना चाहिए और क्या तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए, ख़ासकर वो लोग जो इस तरह की सरकारी मुलाजिमतें हासिल करना चाहते हैं रेलवे डिपार्टमेंट में। तो हम बात करेंगे सर, जैसे कि आपने बताया कि खुलासा किया है कि सिलेबस के अतबार से ही बताया आपने, एग्ज़ाम के पैटर्न के एतबार से बताया, CBT 1 क्या है और 2 क्या है उसके बारे में बताया। तो ये बताइए कि एक बहसियत कैंडिडेट होने के नाते तो उसको इन मुख्तलिफ मराहिल से होते हुए मुख्तलिफ वक्त में अपने आप को मनवाना है तो कैसे प्रैक्टिस कर सकता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है मनसब आपका ये। ख़ास करके बच्चों में हम ये देखते हैं कि भाई जब कभी हम उनको
ऐसे चीज़ों से वाकिफ़ कराना चाहते या बताना चाहते, तो पहली बात मैं बच्चों से यही चाहता हूँ कि भाई आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। जी हाँ। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये मत सोचो कि भाई क्या मैं ये कर सकता हूँ। खास करके ये चीज़ें हैं जो आपको हर फील्ड में पीछे लेके जा रही जी। आप इस चीज़ को हमें अपने जहन से निकाल दो। हर एक को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, लेकिन सिर्फ हमारे पीछे रहने की वजह यह है कि हम अपनी सलाहियतों के हमको भरोसा नहीं है। जी। तो पहले आप इन चीज़ों से आगे बढ़िए, अपने आप पे भरोसा रखिए। आप जब एसएससी पास कर सकते हैं, आप जब आईटीआई पास कर सकते हैं, आप जब इंजीनियरिंग पास कर सकते हैं, ये पास करने में आपको क्या तकलीफ है। और एक खास बात का, जैसे कि आप अभी फरमा रहे थे कि भाई हमारे बच्चों के लिए, देखिए हमारे बच्चे खास करके वो एक फिगर देखते हैं कितने लाख बच्चे अप्लाई करें, क्या मैं इसमें क्वालिफाई हो सकता हूँ। भाई देखिए, ये कितने लाख अप्लाई करें ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कितने कैंडिडेट्स काबिल है आप क्या बता सकते हैं क्या? भाई आप ये क्यों सोच रहे हैं कि वो सबके सब काबिल है, आप ना काबिल है, इसमें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पहले आप इस चीज़ को एक कर लीजिए कि भाई देखिए ऐसे अपॉर्चुनिटीज जिंदगी में बहुत कम आते। अब उम्र देख लिए होंगे आप 18 से 30, हो सकता है 20 के, 22 के, 25 के होंगे, तो आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज कितने मिलेंगे? एक आध मिल गया, नहीं मिला। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? पहले तो इसको गनीमत जानो कि आपकी एलिजिबिलिटी टाइम में ये नोटिफिकेशन आ गया। दूसरा, ये गवर्नमेंट जॉब है, सिक्योर्ड जॉब है। अब ऐसे जॉब को आप चांस नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना। आप पहले ये कीजिए कि भाई इसकी तैयारी हम कैसे करना वो सोचना है। आजकल इतने रिसोर्सेस है आपके पास, ऑनलाइन पढ़ने की सहूलतें हैं, ऑफलाइन पढ़ने की सहूलत है, मटेरियल भी आपको मिल जाता। सिर्फ करना आपको ये है कि भाई इसको किस तरह से मैं यूज करना। भाई आप एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लीजिए, ज्यादा से ज्यादा वक्त प्रिपरेशन के लिए लगा दीजिए। देखिए, स्ट्रगल आप अभी एक ही मर्तबा कर रहे हैं, स्ट्रगल बार बार करने की जरूरत नहीं है। एक बार जॉब मिल गया तो क्या आपको हर साल ये लिखना है? ऐसा तो कुछ नहीं है। एक बार आपको जॉब मिल गया तो आइंदा कभी आपको ये स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, लाइफ सेटल हो जाती है आपकी। अब एक ही बार करना है, पूरी जद्दोजहद, पूरी मेहनत, पूरा डेडिकेशन। ये खास करके जैसा आप मुनीर साहब बता रहे थे, मैं उस पर थोड़े से आपकी तवज्जो चाहता हूँ। देखिए, जब तक जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी आपके पीछे हर वक्त आपकी रहनुमाई करते हुए, आपको रास्ता बताते हुए कभी कोई नहीं रहते। आपको अपना खुद रास्ता बनाना पड़ता है, और आप ये जब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन ना हो। भाई आप खुद अपना एक वक्ता तौर पे एक टाइम टेबल बता लीजिए कि भाई मुझे सुबह में फलाने टाइम से लेकर फलाने टाइम तक पढ़ना है, शाम में फलाने टाइम से लेकर फलाने टाइम तक पढ़ना है, और जो सब्जेक्ट्स में आप वीक है उस सब्जेक्ट को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। आप आराम से ऐसे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा ही अच्छा उन्होंने जवाब दिया है, बल्कि मशवरा दिया है आपके लिए। अगर आप किसी जॉब के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद से तैयारी करें, ऐसे तरीक़े इख्तियार करें, ऐसे हिकमतें आप इख्तियार करें जहाँ पे आपके साथ आपका इल्म भी में इजाफ़ा हो, बल्कि ऐसे मौक़ों का सब भरपूर फ़ायदा भी हो सके। तो सर, हम अब प्रोग्राम के अख्तिताम से पहले मैं चाहूँगा कि वैसे तो एक तजुर्बेकार होने के नाते आप मुख्तलिफ बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, और बहुत सारे बच्चों का भी आपने अपॉइंटमेंट भी करवाया है, तो आपके थ्रू बहुत सारे बच्चे कामयाब भी हुए। तो आपकी तजुर्बे की बुनियाद पर इस तरह के मौक़ों से हम फ़ायदा उठाने के लिए क्या हमारी सोच होनी चाहिए? देखिए, मैं अभी जस्ट बताया आपको कि भाई पहले तो आप इसकी तैयारी कीजिए, बाकी की सारी चीज़ें आप अपने जहन से निकाल दो। तो इसकी तैयारी के लिए मैं अभी जस्ट जो बताया हूँ आपको कि भाई आपको किस फील्ड में ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, उसको ज़्यादा तवज्जो दीजिए। और ये पोस्ट के बारे में मैं आपको और आगे बताते चलूँ कि भाई ये इतना अच्छा पोस्ट है, और इस पे जो प्रमोशन के जो चांसेस है वो भी आपको बताते चलूँ। आप रेलवे में ज्वाइन होंगे एज ए ALP, असिस्टेंट लोको पायलट, और इसकी शुरू की सैलरी है 40 से 50 हज़ार। ये शुरू की बता रहा हूँ मैं आपको सब। इसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रमोशन रहेगा सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट, SLP, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। इसके बाद लोको पायलट गुड्स, यानी आप देखे होंगे मालगाड़ी जो चलाते हैं, वो प्रमोशन है। इसके बाद लोको पायलट पैसेंजर ट्रेन्स, उसके बाद लोको पायलट एक्सप्रेस ट्रेन्स। आप इन मरहलों को अगर आप पार करते हुए आगे निकल गए तो शायद आपको मालूम नहीं होगा कि आज एक एक्सप्रेस ट्रेन के
लोको पायलट की तनख्वाह 1.5 लाख से ज़्यादा है जी। और उनको सारी सहूलतें हैं। जैसा कि रेलवे में एक बार अगर आप ज्वाइन हो गए तो देखिए आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ है, और जिनके बच्चे स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं उनके एग्जाम, उनके फीस रिइंबर्समेंट फैसिलिटीज़ है जी। और उनको ट्रैवल फैसिलिटीज़ है कि भाई वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी वो अपनी फैमिली के साथ फ्री जा सकते हैं जी। ये आपको सर्विस के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद आपको हाउस लोन मिलता है, व्हीकल एडवांस मिलता है, कंप्यूटर एडवांस है, ये सारे एडवांसेस भी अलग आप उसका अवेल कर सकते हैं जी। और सर्विस होने के बाद भी आपको ये फैसिलिटीज़ कंटिन्यू होते हैं। जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो आफ्टर रिटायरमेंट कंटिन्यू होते हैं। आप फ्री ट्रैवल आफ्टर रिटायरमेंट वो भी फैसिलिटी आपको कंटिन्यू होती है। हाँ, ये और बात है कि पहले 1 जनवरी 2004 से पहले पेंशन पेंशन मिलती थी, लेकिन बाद में 1/1/2004 से गवर्नमेंट विड्रॉ कर लिए है। अब पेंशन का तो रहा नहीं, लेकिन पेंशन के औज में आप लोगों को सेटलमेंट अमाउंट अच्छा मिलता है। ये सहूलतें हैं। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के तहत हमने मुख्तलिफ सवालात किए हैं उस्मान साहब से। उन्होंने मुख्तलिफ जवाबात के तरीक़ेकार से भी वाकिफ़ करवाया और मुलाज़मत हासिल करने के लिए जो कोशिश करनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए और उसके मौक़े क्या निकल आते हैं, तरक्की कैसी होती है और इसमें तनख्वाह भी क्या मिलती है और आगे कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं और अच्छी लाइफ गुजारने के लिए इस तरह के मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाना भी हमें ज़रूरी है। तो हमें उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम में आपने बहुत कुछ सीखा है और अप्लाई कर भी दें तो आप जो है इसकी तैयारी शुरू कर दें। और क्योंकि 19 तारीख लास्ट डेट रखी गई है तो उसके बाद हम आपसे फिर बात करेंगे रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में किस तरह के पोस्ट होते हैं, वहाँ कैसे वैकेंसीज निकलते हैं, कौन से पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है, उसके बारे में हम मज़ीद मालूमात आपसे लेते रहेंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर ट्रेनर मोहम्मद उस्मान साहब को इजाज़त दें। फिर होगी मुलाकात नए मौजू के साथ। शुक्रिया।